जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हम चैप्टर 8A डिस्ट्रेंट को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस वगैरह को देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्ट्रेंट किसे कहते हैं? द सीजर ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट ऑफ मनी। और तो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को आप सीज कर लें, कंट्रोल कर लें, क्यों? क्योंकि आपको कोई अमाउंट रिक्वायर्ड है उस पर्सन से, उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रेंट कहेंगे। देखें जी, डेफिनेशन है 59B। ये इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन से स्टार्ट होती है। देखें, कलेक्टर, कलेक्टर से क्या मुराद है? कि जो अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है टू डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन ऑफ अ कलेक्टर अंडर दिस चैप्टर। देखें, डिफॉल्टर से क्या मुराद है? जिसकी अमाउंट डिफॉल्ट है और 59C के कोरस्पोंडिंग आपने डिमांड किया, उसको क्या कहेंगे? डिफॉल्टर कहेंगे। नेक्स्ट है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर इन एंड नॉट हेयर इन बिफोर डिफाइंड शेल हैव द मीनिंग एंड रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम बाय द सिंध लैंड रेवेन्यू कोड। तो जिन चीज़ों की हमने कोई एक्सप्रेशंस को डिफाइन नहीं किया गया, वो किसके कोरस्पोंडिंग डिफाइन होंगे? सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट 59C, केसेस इन विच द एप्लीकेशन फॉर द डिस्ट्रेंट मे बी मेड। तो डिस्ट्रेंट की एप्लीकेशन कैसे, कौन से केसेस में मेड की जाएगी? सबसे पहले देखते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर डिस्ट्रेंट, कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन अप्लाई फॉर इट। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। एट डेट और डिमांड इज ड्यू फ्रॉम, जब डेट और डिमांड एक ड्यू है, किससे? अ मेंबर और पास्ट मेंबर, एक मेंबर है उससे है या पास्ट मेंबर है। और नॉन मेंबर इफ द सोसाइटी इज ऑथराइज अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 टू गिव लोन टू द नॉन मेंबर। जब मेंबर नॉन मेंबर के और पास मेंबर के से आपने अमाउंट को रिकवर करना है, तो सेक्शन 59C को आप करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखें, केसेस क्या है? पर्पस एंड एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रेंट, ये क्या करती है? एनेबल क्विक रिकवरी विदाउट नीडिंग टू गो थ्रू फुल सिविल लिटिगेशन। तो ये प्रोसेस सिविल लिटिगेशन के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज होता है। ये आपका एमसीक्यू है। देखें जी, आपने करना क्या है? आपने ये देखना है कि सोसाइटी में रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू डिस्ट्रेन और सीज। किन चीज़ों को सोसाइटी रिक्वेस्ट कर सकती है कि डिस्ट्रेंट करे या सीज करे? क्रॉप और अदर प्रोड्यूस बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर। जो क्रॉप है डिफॉल्टर की, वेदर द प्रोड्यूस इज ग्रोइंग, या वो क्रॉप अभी ग्रो कर रही है, या वो अनगैदर्ड है, काट के रखी हुई है लेकिन अनगैदर्ड है, ऑलरेडी रीप्ड एंड गैदर्ड, या पहले से काट के रख दी है और गैदर करके रख दी है, उसको डिस्ट्रेंट कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज स्टिल इन द पोजेशन ऑफ द डिफॉल्टर, जब तक कि वो डिफॉल्टर की पोजेशन में है तब तक उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 59, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है? आपने बताना है पर्टिकुलर ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप और द प्रोड्यूस इज और हैव बीन ग्रोन। उस जगह पे जहां पे जो लैंड है, जहां पे क्रॉप प्रोड्यूस की गई है या ग्रो की गई है। नेम ऑफ द डिफॉल्टर क्या है? अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डेट्स एंड आउटस्टैंडिंग डिमांड ड्यू टू द सोसाइटी। एक पूरा डिटेल्ड अकाउंट बताएंगे आप। नेचर एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप और प्रोड्यूस टू बी डिस्ट्रेंट, ये बताएंगे कि कितनी नेचर है और कितनी अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू है। If the crop or a produce is growing or is ungathered, the time at which it is likely to be fit for the to be reaped and gathered। तो वो कौन सा टाइम है जब वो प्रोड्यूस जो सी है फिट फॉर reaped and gathered हो जाएगी? वो टाइम बताएंगे। इफ द क्रॉप और द प्रोड्यूस हैज बीन reaped or gathered, the place where it is kept। तो अगर वो काट ली गई है तो बताएंगे कि कहाँ पे रखी गई है। The application shall be signed and verified in manner prescribed by the civil procedure code of civil procedure 1908। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। 59E है, ई है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन मिल जाएगी तो क्या प्रोसीजर है? द सोसाइटी मस्ट फाइल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, लोन एग्रीमेंट्स, डिफॉल्ट नोटिस, डिमांड लेटर एंड टू सपोर्ट इट्स क्लेम। तो आपने सोसाइटी ने क्या करना है कि लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा, दूसरा डिफॉल्ट नोटिस करेगा कि हमने नोटिस किया गया, डिमांड लेटर बताएगा कि ये हमने चीज़ें डिमांड कर चुकी हैं। The registrar may, after taking such evidence as he thinks fit, admit or reject the application। Registrar क्या करेगा? Admit करेगा या reject कर देगा, provided that the person against whom the application is made shall be given a reasonable opportunity to be heard। तो एक opportunity देंगे उसको सुनने की। When the registrar does not at once admit or reject the application, he may make an order prohibiting removal of the crop or other produce specified the application। तो अगर registrar डायरेक्टली तौर पे ना ही रिजेक्ट करता है, एडमिट करता है, वो ये ऑर्डर जरूर कर सकता है कि जो क्रॉप है उसको प्रोहिबिट कर दे, उसको रिमूव करने से। ठीक है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 4, इफ द क्रॉप इज नॉट येट रेडी टू बी हार्वेस्टेड, द रजिस्ट्रार में सस्पेंड द डिस्ट्रेंट एग्जीक्यूशन फॉर अ सुटेबल पीरियड। अगर वो अभी कटी ही नहीं है तो रजिस्ट्रार सस्पेंड कर देगा। नेक्स्ट क्या करेगी? बट स्टिल इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग रिमूवल ऑफ द मीन टाइम। तो ये ऑर्डर जरूर इशू कर सकता है कि उसको प्रोहिबिट कर दें, अभी के लिए उसको रिमूव ना किया जाए। टू प्रिजर्व द एसेट्स फॉर फ्यूचर रिकवरी, तो एसेट्स को प्रिजर्व भी कर सकता है फॉर द फ्यूचर रिकवरी के तौर पे।
नेक्स्ट है जी, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और द सबसेक्शन 4 शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश इन मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल। जो भी सबसेक्शन 3 और 4 का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पब्लिश होगा, जो हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी सेक्शन 6, अगर कोई भी पर्सन वायलेट्स अ रिमूवल प्रोहिबिशन ऑर्डर और एड्स और अबेट्स सच डिसोबीडियंस अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड, दे मे बी फाइंड अप टू द ट्वाइस द अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी। उसको डबल अमाउंट का उसको फाइन कर सकते हैं। द कलेक्टर कंडक्ट्स समरी इंक्वायरी एंड द फाइन इज रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। सो अगर कोई भी ऊपर वाली प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको डबल अमाउंट, जो रिकवरी की अमाउंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको फाइन किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक लीगल एनफोर्समेंट होगी। नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रेंट। एग्जीक्यूशन क्या है जी, वंस द रजिस्ट्रार एडमिट्स द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन एडमिट कर दिया एंड मेक्स अ डिस्ट्रेंट ऑर्डर, द रजिस्ट्रार सेंड्स अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द कलेक्टर फॉर एग्जीक्यूशन। तो कलेक्टर ने क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है डिस्ट्रेंट की। सो कलेक्टर विल एग्जीक्यूट द डिस्ट्रेंट ऑर्डर। द ऑर्डर मस्ट आल्सो इंक्लूड डिटेल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इंश्योरिंग दैट द कलेक्टर हैज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि कलेक्टर के पास सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है टू प्रोसीड। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होगी। ये एमसीक्यू है कि किसने प्रोसीड करना है, कलेक्टर ने। नेक्स्ट देखें जी, collector deputes an officer who is responsible for executing the distraint. The officer will go to the location लोकेशन पे जाएगा, गो टू द लोकेशन where the crop of the produce is kept, seize distraint the crop produced. The officer can either take direct charge of the crop or appoint another person to hold the crop. तो कलेक्टर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, वो आगे भी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। द ऑफिसर मस्ट देन पब्लिश अ नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रेंट। तो ऑफिसर क्या करेगा, डिस्ट्रेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगा। दिस इज टिपिकली डन बाय नोटिफाइंग द कम्युनिटी और पोस्टिंग अ पब्लिक नोटिस इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो एक पब्लिक नोटिस भी क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी होगी। ये सारे का सारा काम किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। नेक्स्ट है जी, कोई भी जो क्रॉप है, क्रॉप डेट कैन नॉट बी स्टोर्ड ड्यू टू नेचर, कोई पेरिशेबल गुड्स हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं, डेट कैन नॉट बी रिस्टेंड मोर देन 20 डेज बिफोर दे आर फिट टू बी हार्वेस्टेड। तो उसको आप 20 मिनिमम 20 दिन जो देंगे डिस्टेंड करने से पहले, क्योंकि वो चीज़ क्या होगी, ख़राब हो सकती है। दिस रूल प्रोटेक्ट्स क्रॉप डेट माइट बी अनसुटेबल फॉर डिस्टेंड टू अर्ली, अलाउंग अ फेयर विंडो फॉर देम टू मैच्योर विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस। तो 20 दिन जब रह जाएंगे, जब पता चल जाएगा कि ये क्रॉप अब क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो वो 20 डेज का नोटिस दिया जाएगा पेरिशेबल गुड्स को। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ नोटिस एंड ऑफ डिमांड एंड ग्राउंड्स ऑफ द डिस्ट्रेंट। पहले नोटिस दिया जाएगा और ग्राउंड्स ऑफ डिस्ट्रेंट बताई जाएंगी। द डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, वो क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिस्ट्रेंट सर्व ऑन द डिफॉल्टर अ नोटिस ऑफ डिमांड ऑफ द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट ड्यू है, एंड द कॉस्ट इनक्योर्ड इन मेकिंग द डिस्ट्रेंट। और पूरे की पूरी डिस्ट्रेंट प्रोसेस के को करने के लिए जो क्या खर्चा हुआ है वो भी पूरी डिमांड के अंदर बता देगा। अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द डिस्ट्रेंट इज मेड, जो ग्राउंड है वो भी बता देगा। द नोटिस ऑफ द डिमांड और स्टेटमेंट शैल बी सर्व्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। नेक्स्ट है जी राइट टू रीप एंड प्रोड्यूस। 59H सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, किसका राइट है रीप करना और प्रोड्यूस करना, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द कलेक्टर मे इम्पोज इन दिस बिहाफ आइदर इन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रेंट और इन एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर। द डिफॉल्टर मे टेंड, तो क्या कर सकता है, डिफॉल्टर में टेंड स्टोर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं जी, क्रॉप और प्रोड्यूस एज डू एनी एक्ट necessary for the maturing and preserving it। तो डिफॉल्टर ही उसको टेंड करेगा, रीप करेगा, गैदर करेगा। एंड इफ द डिफॉल्टर फेल्स टू डू ऑल और एनी ऑफ द सच एक्ट्स, द डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर मे अपॉइंट अ पर्सन टू डू ऑल और एनी ऑफ देम। तो अगर वो पर्सन खुद नहीं करता तो डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा। एंड द कॉस्ट इनक्योर्ड बाय द डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर दिस पर्पज शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द डिफॉल्टर। और जब उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया कि वो सारे के सारे काम करे जो कि डिफॉल्टर ने खुद करने थे, तो उसकी जो चार्जेस होंगे वो भी उससे लिए जाएंगे। द क्रॉप और प्रोड्यूस रीप और गैदर बाय द डिफॉल्टर शैल रिमेन इन चार्ज द डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो वो किसी पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है। सेल प्रोक्लेमेशन टू बी इशूड अनलेस डिमांड इज सेटिस्फाइड। देखिए, जब तक डिमांड जो है आपने सेटिस्फाई नहीं की या आपने सेल से पहले आपने डिमांड पे कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल प्रोक्लेमेशन के रिलेटेड देखते हैं जी। अनलेस द डिमांड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड, जब तक इमीडिएटली पे नहीं की, द डिस्ट्रेनिंग ऑफिसर शैल इशू अ प्रोक्लेमेशन इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ऑफ द इंटेंडेड सेल। तो इंटेंडेड सेल आप बता देंगे जब तक आपने अमाउंट पे नहीं की। ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रेंड एंड द डिमांड अमाउंट ऑफ विच इट इज डिस्ट्रेंड shall further notify that he will at a place and on a day specified not
not being less than 3 or more than 7 days from the date of distraint। तो 3 से 7 दिन के दरमियान sell the distraint property by the public auction। तो जब आपने नोटिस देना है 3 से 7 दिन के दरमियान आप क्या कर देंगे, उस चीज को सेल कर देंगे थ्रू पब्लिक ऑक्शन। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्रॉप और द अदर प्रोड्यूस डिस्ट्रेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड बट हैज नॉट बीन स्टोर्ड, द डे ऑफ द सेल शैल बी सो फिक्स्ड एज टू अलाउ ऑफ इट्स बीइंग स्टोर्ड बिफोर द सेल। अगर वो कोई फसल जो है उसको स्टोर किया जा सकता है तो सेल का डे तब डिसाइड होगा जब आप उसको पहले स्टोर कर चुके हैं। सच प्रोक्लेमेशन, इस तरह की जो प्रोक्लेमेशन है, शैल बी मेड बाय बीट ऑफ अ ड्रम। जब आपने प्रोक्लेमेशन करनी है सेल की तो आप ड्रम बीट से करेंगे। इन विलेज इन विच द डिस्ट्रेंट प्रॉपर्टी वाज सीज्ड, उस विलेज में करेंगे जहां पे प्रॉपर्टी को सीज किया। कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन शैल बी अफिक्स्ड टू सम पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड द मुख्तियार कार ऑफिस, एक मुख्तियार कार जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हमने पढ़ा है, हम इंशाल्लाह अगर उसको डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। एक मुख्तियार कार के ऑफिस के बाहर भी आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। 59 जे फॉर जिधर जहाँ पे सेल होनी है, तो ये आपका ट्रिक है। प्लेस फॉर सेल, द सेल शैल बी हेल्ड इन द केस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप और नियर द लैंड, जहाँ पे क्रॉप ग्रो की गई है या नियर द लैंड ऑन विच सच क्रॉप हैज बीन ग्रोन, तो उस जहाँ पे वो क्रॉप है वहाँ पे कर लेंगे। इफ द क्रॉप और प्रोड्यूस हैज बीन रीप्ड एंड गैदर्ड, अगर गैदर कर ली गई है एट द नियर द प्लेस वेयर इट इज केप्ट, तो उस जगह पे करेंगे जहाँ पे वो रखी गई है। Provided that the distributing officer has discretion to change the sale location if he believes that holding the sale at the nearest public resort will, अगर उसको ये लगता है कि अगर करीब किसी जगह पे आप करेंगे विल अट्रैक्ट मोर बायर्स, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग आके खरीदने वाले होंगे और उसकी अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी, विल रिजल्ट अ हायर प्राइस बेटर सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिट सोसाइटी। तो जो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगेगी वहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हैं। 59 के है प्रोविजन रिलेटिंग टू द ग्रोइंग क्रॉप्स वेयर द क्रॉप इज ग्रोइंग वन and from its nature admits of being stored, this sale shall not be held until the crop is reaped and gathered। तो अगर वो स्टोर की जा सकती है तो उस वक्त तक सेल नहीं होगी जब तक कि वो उसको स्टोर ना कर लिया जाए। Where the crop from its nature does not admit of being stored, it may be sold before it is reaped and gathered। तो जब वो पेरिशेबल होगी तो उसको पहले रीप और गैदर करने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड द परचेजर विल बी एंटाइटल्ड टू एंटर ऑन द लैंड, और परचेजर जो होगा वो उस लैंड के अंदर एंटर हो सकता है, हिमसेल्फ खुद भी जा सकता है, एंड बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ, और वो सारे के सारे काम कर सकता है। एंड टू डू ऑल द एक्ट्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ टेंडिंग, रीपिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप। तो अगर पेरिशेबल क्रॉप है तो उसको पहले काटने से पहले ही आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और उस पर्सन को अलाउ कर देंगे जो खरीदार है कि वो उस जगह पे जा सकता है। मैनर ऑफ द सेल 59L, the restraining property shall be sold by public auction। तो आपने क्या करना है, पब्लिक ऑक्शन के जरिए सेल करना है। इन वन और मैनी लॉट्स, एक लॉट के अंदर भी कर सकते हैं और मैनी लॉट्स के अंदर भी कर सकते हैं। एज द ऑफिसर होल्डिंग द सेल मे डिटरमिन, तो एक या एक से ज्यादा ने भी कर सकते हैं। इफ द डिमांड अमाउंट इज रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द रिमाइंडर। अगर आपकी डिमांड अमाउंट एक लॉट के अंदर पूरी हो गई है तो नेक्स्ट को आप सेल नहीं करेंगे। पोस्टपोन ऑफ द सेल इफ वन ऑफ द डिस्ट्रेंट प्रॉपर्टी being put up for sale, a fair price in the opinion of the officer holding the state is not offered। अगर fair price नहीं मिल रही तो आप क्या कर लेंगे, postpone कर लेंगे। And if the owner of the property or a person authorized to act in this behalf applies to have sale postpone, और कोई owner कहता है कि इस sale को postpone कर दें next day के लिए, the sale shall be postponed until the date and shall be completed whatever may be the price offered फॉर द प्रॉपर्टी। तो जब एक दफ़ा आपने सेल कर रोक दी है तो नेक्स्ट डे पे जो भी अमाउंट मिलेगी उस अमाउंट पे आप सेल कर देंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ परचेज मनी। तो आपने अमाउंट को पेमेंट कैसे करनी है, द प्राइस ऑफ ईच लॉट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो हर लॉट की जो प्राइस है वो एट द टाइम पे कर दी जाएगी। एज सून एज देयर एंड आफ्टर एज द ऑफिसर होल्डिंग द स्टेट डायरेक्ट्स एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट द प्रॉपर्टी शैल फोर्थविथ बी रीसोल्ड। और अगर प्रॉपर्टी को उस अमाउंट को पे नहीं किया गया जिस पर्सन ने क्लेम किया कि मैं खरीदार हूँ, तो उसको दोबारा क्या कर देंगे, रीसेल कर देंगे। और एनी डेफिशिएंसी ऑफ द प्राइस विच मे हैपन ऑन अ रीसेल बाय रीजन ऑफ द परचेजर्स डिफॉल्ट एंड ऑल एक्सपेंसेस अटेंडिंग सच सेल रीसेल के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होंगे शैल बी सर्टिफाइड टू द कलेक्टर बाय द ऑफिसर होल्डिंग द सेल। तो कलेक्टर को वो पर्सन सर्टिफाई करेगा जो कि सेल कर रहा है, और लेने किससे हैं कि जिसकी वजह से रीसेल हो रही है। एंड शैल एट द इंस्टेंस ऑफ द सोसाइटी एंड द डिफॉल्टर बी रिकवरेबल फ्रॉम द डिफॉल्टिंग परचेजर। जो पर्सन डिफॉल्ट कर गया है जिसने परचेज करनी थी, और उससे वो चीज़ें लिए जाएंगे एज एन एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू।
Next है certificate to be given to the purchaser. When the purchase money has been paid in full, the officer holding the sale shall grant a receipt of the same, and sale shall become absolute as against all persons whomsoever. तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी. Proceeds of the sale how to be applied. तो proceeds of the sale को कैसे अप्लाई करना है? When any property is sold under this chapter, the proceeds of the sale shall be applied to defraying the cost of distraint. सबसे पहले cost of distraint को पूरा किया जाएगा and the sale and the payment द अमाउंट ऑफ विच द डिस्टेंट वाज मेड. तो जिस अमाउंट को रिकवर करने के लिए डिस्टेंट की गई दूसरी उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा. एंड सरप्लस इफ एनी शैल बी पेड टू द पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड. तो जो सरप्लस होगा उस पर्सन को दिया जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी सोल्ड की गई है. द कॉस्ट ऑफ द डिस्टेंट ऑफ द सेल शैल बी एस्टिमेटेड at such rates as may be from the time to time be sanctioned by the executive district officer revenue. तो इसकी डिस्टेंट की कॉस्ट को कौन करेगा? executive district officer revenue and any other officer authorized by the government in this behalf. Next है certain person may not purchase. कौन लोग परचेज नहीं कर सकते? any no officer other person having any duty to the perform the जो परफॉर्म कर रहा है डिस्टेंट प्रोसेस के अंदर वो पर्सन सेल के अंदर अपने आप को नहीं ला सकता. सो और सेल मेड अंडर दिस चैप्टर एंड नो ऑफिसर और द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी शैल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquire or attempt to acquire any interest in the sold property. सो जो भी पर्सन है जो कि सोसाइटी के मामलात के अंदर इंटरेस्टेड है वो पर्सन वहां पे जाके सेल करवाने के अंदर इन्वॉल्व है वो नहीं ले सकता. प्रोसीजर वेयर डिमांड इज पेड बिफोर द सेल. अगर सेल से पहले डिमांड पूरी की पूरी पे कर दी गई है तो क्या होगा? द डिमांड पेड बिफोर द सेल डिस्टेंट ऑर्डर इज नॉट एग्जीक्यूटेड. तो जब डिमांड पहले पे कर दी गई है तो डिस्टेंट ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. डिपॉजिट मेड टू द कलेक्टर और डिस्टेंडिंग ऑफिसर डिपॉजिट इज रिमिटेड टू द कलेक्टर. तो वो किसको रिमिट कर दिया जाएगा? कलेक्टर को. आफ्टर 1 month कलेक्टर पेज द अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी. और 1 महीने के अंदर कलेक्टर किसको कर देगा? सोसाइटी को पे कर देगा. इफ अ लॉ सूट चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ द डिस्टेंट पेमेंट इज विदहेल्ड अंटिल द कोर्ट ऑर्डर इज रिसीव्ड. और अगर कोई लॉ सूट हो जाता है, कोई चैलेंज कर देता है डिस्टेंट को, लीगलिटी को, तो वो तब तक उसके पास अमाउंट रहेगी कोर्ट के पास जब तक के उसका मैटर डिसाइड नहीं किया जाता. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी प्रोवाइडेड दैट. अब आपने ये भी चीज देखनी है कि वंस द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर 1 month द कलेक्टर विल पे द सोसाइटी डेट अप्लाइड फॉर द डिस्ट्रेंट द अमाउंट इज ड्यू. जब 1 महीना गुजर जाएगा तो उसके बाद क्या है कि कलेक्टर पे कर देगा उसको जिसने वो डिस्ट्रेंट के अमाउंट को डिमांड किया. इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? इफ द कलेक्टर रिसीव्स नोटिस ऑफ द लॉ सूट चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ द डिस्ट्रेंट ऑर्डर और सीकिंग कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन डिमांड करता है तो क्या करेगा? फॉर इलीगल डिस्ट्रेंट द कोर्ट कलेक्टर मस्ट विदहेल्ड द पेमेंट टू द सोसाइटी. और अगर इलीगैलिटी की बात आ गई है तो क्या है? कलेक्टर सोसाइटी की अमाउंट को क्या कर लेगा? विदहेल्ड कर लेगा. हैंडल द डिपॉजिटेड अमाउंट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द लॉ सूट. और जो लॉ सूट का आउटकम होगा उसके कोरस्पोंडिंग अमाउंट का क्या करेगा? हैंडल करेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है डिस्टेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज अंडर अटैचमेंट. और अगर वो प्रॉपर्टी जिसको अंडर अटैचमेंट है तो उसकी डिस्टेंट कैसे करेंगे? तो क्या होगा? 2 चीजें हैं. एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रेंट एंड ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट. 2 चीजें हैं. अगर डिस्ट्रेंट का ऑर्डर आ गया और ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट आ गया और सेल बाय द सिविल कोर्ट अप्लाई टू द सेम, अगर सारी की सारी चीजें सिविल कोर्ट के कोरस्पोंडिंग अप्लाई होती हैं तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रेंट विल प्रिवेल. तो डिस्ट्रेंट ऑर्डर क्या होगा? वो प्रिवेल करेगा. सो दिस इज योर एमसीक्यू. ये आपने याद रखना है कि डिस्ट्रेंट ऑर्डर हमेशा प्रिवेल करेगा. नेक्स्ट है जी सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट एंड अपील्स. सो नो there is no appeal allowed against any other order made by the registrar or the collector under this chapter concerning the distraint or recovery action. तो कोई भी जो है वो अपील या जो सूट है वो फाइल नहीं किया जा सकेगा. ठीक है जी. 59T. अच्छा नेक्स्ट है इफ अ पर्सन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर Section 59C which involves the recovery of the debts or outstanding demands and the application is found to be incompetent, the person can sue for compensation. और अगर वो जो एप्लीकेशन फाइल की है वो इनकम्पिटेंट हो गई है the person can sue for compensation. जिसके खिलाफ एप्लीकेशन गई है वो क्या कर सकता है? कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है. नेक्स्ट है 59U सेविंग्स. देखें दिस मीन्स डैट एनी डेट और डिमांड और टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक्स प्रेसिडेंस. सो जो भी होगी डेट और डिमांड
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किया जाएगा विल टेक द प्रेसिडेंट। सबसे पहले आपने किसकी डिमांड को करना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और नेक्स्ट ये देखना है कि इवन इफ द अदर डेप्ट आर कवर्ड बाय द डिस्ट्रेंट अंडर दिस चैप्टर, तो चाहे दूसरे के जो भी डिस्ट्रेंट के जरिए आपने डिफरेंट मामलात को किया है वो चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिमांड सबसे पहले आएगी। ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक सो इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑफेंसेस को देखेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 में हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।